अपने को किसी और के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा तब भी जॉइंट वेंचर फॉर्म। ठीक है। तो जब एक जॉइंट कंट्रोल रहेगा और एसोसिएट रहेगा, उसका कंसोलिडेशन का प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है। तो 28 के हिसाब से इक्विटी मेथड अप्लाई करना है, 27 का सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और 112 का डिस्क्लोजर। सिर्फ जब ये जॉइंट ऑपरेशन रहेगा तभी उसका अकाउंटिंग, कंसोलिडेटेड अकाउंटिंग 111 बताएगा, जो प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन 40% ऐड करके अपन करते हैं, वो वाला एप्लीकेबल होगा। आया समझ में? ये चीजों में एक चीज कॉमन है तीनों के लिए कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहना चाहिए। तो अगर सपोज तुमने 25% शेयर खरीदा तो 20 से 50 के बीच में है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो केस में एसोसिएट हो या जॉइंट वेंचर, अगर तुम्हारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं हो रहा है ना, ठीक है, तो तुम लोग ना एसोसिएट गिने जाओगे ना जॉइंट कंट्रोल गिने जाओ। ये शेयर खरीदा लेकिन अगर अपना कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई अपने को पूछता ही नहीं है, ठीक है, तो कंसोलिडेशन काय का कर रहे हो? वो कंपनी में तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं बन रहा है। ठीक है। तो जॉइंट कंट्रोल या जॉइंट ऑपरेशन या एसोसिएट, ये सभी के लिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना कंपलसरी। पता चला? अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है तो सिंपल इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाओ, कंसोलिडेशन वगैरह मत करो। पता चला? अब तुमने बोला कि 25 या 30% अगर खरीदा तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्यों नहीं आ रहा है? मे भी पॉसिबल है कि दो ही शेयर होल्डर है। जो दूसरा वाला है वो 75% और अपन 25, तो वो ही सब डिसाइड करता है, अपना कोई रोल ही नहीं है। ठीक है। अगर तुम लोग कहो टू थर्ड मेजोरिटी भी गिना वोटिंग पावर वगैरह में, तो टू थर्ड मेजोरिटी के लिए भी अपन किसी और को साथ में लेके टू थर्ड बना ही नहीं पाएंगे, लेकिन दूसरा जो बंदा है वो 75% पे है। तो वो यस बोलेगा तो यस होगा ही, खत्म हो गया बात। समझ में आया? तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है या जनरल रिजोल्यूशन पास करना है, दूसरा बंदा ही सब कुछ डिसाइड कर रहा है। तो 25 रहने के बाद भी अपना कोई पावर नहीं है। ठीक है। वो अपने को पूछता भी नहीं है, सिर्फ मीटिंग में एक फॉर्मेलिटी के लिए बुलाता है, आप जाते हो और चाय नाश्ता करके आते हो, बस उतना ही काम है। ठीक है। तो ऐसे केस में कंसल्टेशन वगैरह नहीं करे तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहना कंपलसरी है। पता चला? चलो तो वापस एक बार वो जो 5 केसेस है ना, वो जरा देखते हैं। इन्वेस्टमेंट एंटेल 25% वोटिंग पावर एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर क्यू। 25% वोटिंग पावर और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी है, तो एसोसिएट में बैठेगा क्या? बैठेगा। तो 27, 28, 112 एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरा, पी डज जॉइंट कंट्रोल ऑफ क्यू अ जॉइंट वेंचर। जॉइंट कंट्रोल है, कंट्रोल वर्ड आया ना तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली आता है। जब अपना कोई सुनता ही नहीं है तो कंट्रोल भी नहीं है, और जब एक कंट्रोल है तो लोग सूंघ रहे, इसके लिए कंट्रोल आया। यानी कि कंट्रोल वर्ड जब भी आएगा ना तभी ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहता ही है। पता चला? तो यहाँ पे जॉइंट कंट्रोल है, तो ये केस में कौन कौन सा एप्लीकेबल होगा? 27, 28 और 112। जॉइंट कंट्रोल है, जॉइंट ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन रहेगा तो 111 एप्लीकेबल होगा। समझा? तीसरा, इन्वेस्टमेंट एंटर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर क्यू विच इज अ जॉइंट वेंचर, पी डज नॉट हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ क्यू। कंट्रोल नहीं है लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो तुम्हारा 28 एप्लीकेबल हो जाएगा, 27, 28 और 112। समझा? पी डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर क्यू। एसोसिएट है, यहाँ पे जॉइंट वेंचर वर्ड यूज नहीं किया। एसोसिएट है लेकिन जॉइंट सॉरी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, तुम्हारा कोई बोलते ना कि चलता ही नहीं वो कंपनी में, तो कंसोलिडेशन मत कर। तो इंडिविजुअल अकाउंट से एप्लीकेबल होगा, 27, 28, 112 तीनों एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ तुम लोग को अपना इंडिविजुअल अकाउंट जैसे बना रहे हो वैसे ही बनाना है। एक इन्वेस्टमेंट खरीदते हो उसके सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट्स पे एंट्री पास करना है, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, उसके अलावा और कुछ नहीं। कंसोलिडेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। और क्योंकि कंसोलिडेशन नहीं किया, सेपरेट का नाम चेंज होके बन जाएगा इंडिविजुअल अकाउंट्स, बाकी सेपरेट और इंडिविजुअल दोनों सेम ही है। ठीक है।
एक ही सिर्फ डिफरेंस आता है, सेपरेट में एक ऑप्शन दिया गया है कि तुम लोग 109 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर सकते, इंडिविजुअल में अपन कॉस्ट पे इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पी डज नॉट हैव जॉइंट कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर क्यू विच इज अ जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट कंट्रोल भी नहीं है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग कंसिडरेशन में नहीं जाओगे, क्योंकि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो भी एटलीस्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो नहीं है तो फिर वो केस में सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट्स लोग को बनाना है। पता चला? ठीक है, तो चलो आंसर लिखते हैं। चलो, अपन एक काम करते हैं, केस 1 2 3 जो है ना, वो दोनों में सेम इंडेक्स एप्लीकेबल हो रहा है, 27 28 और 112। तो वो तीनों का आंसर एक साथ लिखते हैं। 4 एंड 5 का सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट है, तो उसका आंसर अलग से लिखेगा। ठीक है, तो लिखो केस 1 2 एंड 3। लिखो उस पर, मैं पहले थोड़ा सा दोनों को रिवीजन पर्पज के लिए नोट लिखवा रहा हूँ, ये सब एग्जाम में नहीं लिखने का, डायरेक्ट आंसर स्टार्ट करने का। ठीक है, तो उस पर लिखो, इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, in case of investment in associate and joint control, in case of joint venture, uh, consolidated financial statement, consolidated financial statement as per Ind AS 28 is applicable. However, there should be significant influence there should be significant influence over associate or joint venture company. Paragraph, along with consolidated statement, along with consolidated statement, separate financial statement, separate financial statement as per Ind AS 27 is required to be presented. Is required to be presented. As per Ind AS 27. 27 लिखा नहीं ना कहीं पे? लिखा ना? ओके, ठीक है।
Disclosures are required to be given. Disclosures are required to be given as per Ind AS 112. Paragraph. If there is no significant influence over, if there is no significant influence over associate company or joint venture company, consolidation is not applicable. Consolidation is not applicable. Only individual financial statement. Only individual financial statement is required to be prepared. अभी एक ऐसा टेबुलर टाइप बना दो ना, एक पर्टिकुलर्स वाला और उसके सामने दूसरा एप्लीकेबल इंडेक्स. पर्टिकुलर्स और एप्लीकेबल इंडेक्स. पर्टिकुलर्स में लिखो केस 1. उसके नीचे या उसके सामने ही कंटिन्यू करो. हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. केस 1 उस पे हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. तो एप्लीकेबल इंडेक्स हो जाएगा 27, 28, 112. ठीक है. केस 2. देर इज अ जॉइंट कंट्रोल. There is a joint control. Applicable index 27, 28, 112. जॉइंट वेंचर के केस पे जॉइंट कंट्रोल भी बढ़ाएगा ना तो भी कंसिडरेशन करना है. उस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए रुकने का नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कंट्रोल वर्ड ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को ही इंडिकेट करता है. जब तक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा कंट्रोल क्रिएट हो ही नहीं सकता. ठीक है. यानी कि अगर सपोज क्राउड में सब लोग जमा हुए और मैं ग्राउंड में एंटर हुआ, ठीक है, तो अगर मेरा इन्फ्लुएंस ही नहीं है तो कोई मुझे भाव ही नहीं देगा. एक नॉर्मल पब्लिक की तरह मैं भी घुसा. लेकिन अगर क्राउड में कोई नेता या एक्टर एंटर हुआ तो उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जैसे वो एंटर होगा सब लोग शांत हो जाएगा तो चिल्लाएगा. ठीक है. तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहेगा तो ही कंट्रोल क्रिएट हो सकता है, बाकी कंट्रोल क्रिएट नहीं हो सकता. समझा एवरीवन? तो ये हो गया केस 3. नेक्स्ट वन. कंट्रोल इज नॉट देयर बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज देयर. Control is not there, but significant influence is there. तो एप्लीकेबल हो जाएगा सेम 27, 28, 112. नेक्स्ट. केस 4. Significant influence is not there over associate. Significant influence is not there over associate.
सामने लिखो ओनली इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओनली इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसके लिए कोई इंडेक्स नहीं। ठीक है, इंडिविजुअल ये नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे ही, कोई स्पेसिफिक इंडेक्स इसके लिए बनाया नहीं है। नेक्स्ट, केस 5, there is no joint control or significant influence, there is no joint control or significant influence over joint venture। सामने लिखो ओनली इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हो गया? चलो अभी लिखो अकाउंटिंग फॉर केस 1, 2 एंड 3। अकाउंटिंग फॉर केस 1, 2 एंड 3। अब ये केस 1, 2 एंड 3 के लिए सबसे पहले सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम लोगों से सिर्फ एक ही एंट्री आएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैसे पे किया? बाय कैश बोला है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमने एक बार किया था फॉर 66,000, फर्स्ट टाइम में दिया है। ठीक है, सिर्फ एक ही एंट्री, इसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एज 28 अप्लाइंग इक्विटी मेथड। ठीक है, मेथड का नाम है इक्विटी मेथड, 28 ने दिया है। इस पर हम लोग को क्या करना है कि असेट में जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो कट नहीं करना है। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर ये सेम चलेगा। ठीक है, इसमें हम लोग को जितना भी पोस्ट प्रॉफिट है, ठीक है, पोस्ट प्रॉफिट का शेयर किस किस में मिलेगा? पोस्ट प्रॉफिट का शेयर तो एक मिलेगा पीएनएल में और एक मिलेगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, यानी कि रिजर्व्स में। ठीक है, तो ये दोनों का जो पोस्ट प्रॉफिट आएगा ये हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में ये पोस्ट वाला प्रॉफिट को ऐड करना है। अब ये असेट में ऐड किया तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, तो इसका दूसरा इफेक्ट दोनों को लाइबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल पीएनएल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो इसमें पी प्लस ये जो पोस्ट वाला पार्ट ऐड किया पोस्ट शेयर वो अपने को ऐड करना है, तो वो आएगा दूसरा इफेक्ट। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट अपने को देना है। एनसीआई वगैरह आता नहीं क्योंकि बाकी का जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज है वो अपन सिर्फ पी का ही लिखते हैं, इस पे एसोसिएट या जॉइंट वेंचर का कुछ भी ऐड नहीं किया जाता। तो जो अदर असेट्स है, फिक्स्ड असेट एज वेल एज करंट असेट, ये ओनली पी, और लाइबिलिटीज नॉन करंट और करंट ये भी ओनली पी, इक्विटी शेयर ओनली पी, एनसीआई नहीं आएगा, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये तुम लोग का इक्विटी मेथड का पार्ट। इक्विटी मेथड में अपन सिर्फ
जो पोस्ट प्रॉफिट है उसी को सिर्फ इन्वेस्टमेंट में और पीएनएल में ऐड करते हैं, पीएनएल और रिजर्व। ठीक है। बाकी कुछ भी अपन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर के असेट्स और लायबिलिटीज को हमारे बुक्स में लेके नहीं आ। समझ में आया? ठीक है। तो ये रेफरेंस के लिए तुम लोग को लिखना है तो लिखना, अदरवाइज ये सब ये तुम लोग को वर्किंग वहां पे नहीं बताना, एग्जाम में नहीं बताना है। तुम लोग को सिर्फ ये वाला एक एंट्री बताना है, पर मैं डायरेक्टली आगे का जो वर्किंग बता रहे वो तुम लोग को शो करना है। ठीक है। तो ये जस्ट फॉर नॉलेज। चलो अभी अ, बोलो ने देखो, तुम लोग को बताया है कि क्यू ने करंट ईयर में प्रॉफिट अर्न किया है 20,000 का और ओसीए अर्न किया है 10,000 का। पोस्ट प्रॉफिट शेयर पीएनएल 20,000 है। ठीक है। और इस पे कितना परसेंट एक्वायर किया वो केस 2 और 3 के लिए दिया नहीं। पी का जॉइंट कंट्रोल है, बस उतना ही लिखा है, कितना परसेंट है वो नहीं लिखा है। और थर्ड वाले में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, लेकिन अगेन कितना परसेंट है वो लिखा नहीं है। तो अपन एज्यूम कर देंगे तीनों केस के लिए 25% ही है। ठीक है। तो 20,000 है, ये पोस्ट ही है। क्यों पोस्ट है समझ में आ रहा है ना? हमने 1 अप्रैल को शेयर एक्वायर किया है और ये प्रॉफिट 1 अप्रैल से आगे का है, तो ये पूरा का पूरा पोस्ट प्रॉफिट है, तो इस पे 25%। और ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वो है 10,000, उस पे भी 25%। ठीक है। तो एंट्री पास करेंगे अपन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टोटल 7,500 टू पीएनएल 5,000 टू ओसीआई 2,500। ये देखो, ये जब ये अपन इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे यानी कि इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा। ठीक है। और जब ये पीएनएल और ओसीआई को क्रेडिट करेंगे तो पीएनएल और ओसीआई में ऐड होगा। ठीक है, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे जो बता रहे हैं वो आ जाएगा। एड इन इन्वेस्टमेंट 7,500, एड इन पीएनएल 5,000, एड इन ओसीआई 2,500। पता चला? सिर्फ जितना अपना शेयर है वो अपने को ऐड करना है, बस उतना ही है। बाकी का जो 75% है वो किसी और को मिलेगा, वो लोग देखे। अपन अभी माइनॉरिटी में, अपन अपना अकाउंटिंग देखे। क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट डिस्क्लोजर एज पर इंड एस 112 अभी अपना सीखना बाकी है, सब में वो पूछा नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग पूछा है, डिस्क्लोजर वगैरह पूछा नहीं। तो ये हो गया फॉर केस 1, 2 एंड 3 का अकाउंटिंग। सेपरेट का सिर्फ एक ही एंट्री इन्वेस्टमेंट खरीदने का, आगे कुछ नहीं। और कंसोलिडेटेड में तुम लोग का ये इक्विटी मेथड अप्लाई करना है। पता चला? क्लियर ना? चलो अभी नेक्स्ट फॉर केस 4 एंड 5 इन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक ही एंट्री आएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 66,000। आगे का कंसोलिडेशन वगैरह इसको एप्लीकेबल नहीं है, तो जैसे इससे जो इन्वेस्टमेंट खरीदा वो नॉर्मल अपने इन्वेस्टमेंट में शो करेगा बस, बाकी प्रॉफिट वगैरह का कुछ भी पार्ट उसको ऐड नहीं करना है। जब उसको डिविडेंड मिलेगा तो वो एंट्री पास करेगा कैश टू डिविडेंड, और डिविडेंड पीएनएल में जाएगा। प्री पोस्ट के हिसाब से, प्री रहेगा तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, पोस्ट रहेगा तो पीएनएल में जाएगा। ये जो प्री पोस्ट का मैंने सिखाया ना, ये जस्ट ऐसे नहीं कि कंसोलिडेशन के लिए प्री पोस्ट अप्लाई होता है, बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई नहीं होता है। जहां पे भी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है, इवन अपना भी इंडिविजुअल अपन जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर अपने को डिविडेंड मिला
तो अगर अपन भी अकाउंटिंग अगर लेजर वगैरह सब बना रहे हैं तो ये रूल अपने को भी अप्लाई होता है। प्री है या पोस्ट है वो हिसाब से पीएनएल में डालोगे या इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करो। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कंसोलिडेशन जहाँ पे रहेगा वहां पे प्री पोस्ट चेक करना है। इन्वेस्टमेंट जहां पे भी रहेगा चाहे कंसोलिडेशन है या नहीं है प्री पोस्ट चेक करना ही पड़ता है। आ समझ गए? तो इस पे सिर्फ ये एक एंट्री पास करना है। तो ये हो गया। ठीक है। 17 सम, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का सम है। अभी जो सम किया ना वही सेम लाइन पे, लेकिन एक ही कंपनी का एग्जांपल दिया। वहाँ पे कैसे 5 अलग अलग केसेस था, अगर 5 केसेस की जगह पे एक ही केस है, वो एक केस पे अपने को आंसर देना है। ठीक है, तो तुम लोग मुझे बताना इस पे क्या करना चाहिए। कंपनी बी या लिस्टेड कंपनी एक्वायर्स 20% एंटाइटलिंग 20% वोटिंग पावर एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। वर्ड आया है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस in a company Q on 1/4/20 at a cost of rupees 46,000 paid by cash. During the financial year 2021, Q made profit of 20,000 and OCI of 10,000. Same number. ठीक है, वहां पे 66 में इन्वेस्टमेंट खरीदा था, यहाँ पे 46 पे खरीदा है। और ब्रैकेट में लिखा है कि ये इन्वेस्टमेंट में 20% वोटिंग पावर मिला और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी मिला। ठीक है, तो वेदर for the investment in share of Q, P requires preparation of consolidated financial statement and separate financial statement. Yes, separate कौन सा इंडेक्स? 27, consolidated 28, investment in associated joint venture नहीं है। ठीक है, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ P एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। P बोले तो P का सेपरेट। ठीक है, तो उस पर इन्वेस्टमेंट टू कैश ये 46,000 का आएगा। ठीक है, show the relevant account is prepared at the end of the year in a consolidated financial statement and separate financial statement of P. सेपरेट में एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ भी नहीं करना है, प्रॉफिट वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है। कंसोलिडेटेड में अपन प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो ये वाला एंट्री पास होगा, इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल टू ओसीआई। ठीक है, प्रॉफिट कितना अर्न किया है? 20 और 10, तो 20 का 20% और 10 का 20%, उसके लिए अपन ये एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सिर्फ सेपरेट में आएगा एंट्री। ठीक है, इन्वेस्टमेंट टू कैश। एट द एंड ऑफ द ईयर सिर्फ कंसोलिडेटेड में आएगा, सेपरेट में कुछ नहीं करना है, और उस पर ये एंट्री पास कर। पता चला? क्लियर है? होमवर्क दे दूं? चलो, तो प्रैक्टिकल सम्स अपना सब यहाँ पे कवर हो गए। ये कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जॉइंट कंट्रोल एंड कंट्रोल एज पर इंडेक्स। तो पहले देखो, वो फर्स्ट पैराग्राफ में 20% या फिर उससे ज्यादा वोटिंग पावर चाहिए फॉर हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर इन्वेस्टी कम, तो इसको अपन बोलेंगे एसोसिएट एज पर इंडेक्स 28। ठीक है, एंटरिंग जॉइंट कंट्रोल ओवर इन्वेस्टी कंपनी, तो उसको जॉइंट वेंचर बोलेंगे इस पर इंडेक्स 28। ठीक है, कंट्रोल वर्ड आएगा तो ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहता ही है। और एंटेलिंग कंट्रोल ओवर इन्वेस्टिंग कंपनी कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी इस पर इंडेक्स 110। अगर कंट्रोल है तो डायरेक्टली सब्सिडरी बनता है, लेकिन जॉइंट कंट्रोल है यानी कि अपन अकेले कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी को साथ में लेके अपने को कंट्रोल तो वो कंपनी पे करना पड़ेगा, तो वो जॉइंट वेंचर में काउंट हो। समझ गए? नीचे दोनों को दिया है वही पेज के एंड में, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडेक्स 27। रीड करोगे? इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वहां से रीड करना है। Page 27, separate financial statement. A company should prepare financial statement for every financial year as required by law. A parent company in a group of companies shall prepare consolidated financial statements at the India's 110, and further it shall prepare separate financial statement as per India's 27. A company having investment in associate or joint venture prepare financial statements using equity method of accounting as per India's 28. And in addition, it will also prepare separate
are presenting consolidated or consolidation or applying equity methods such as negligence present separate financial statements. A company exempted from consolidation or from applying equity method may declare separate financial statement as its only financial statement. ये तो तुम लोग को पता है, ठीक है, इसमें कोई नया पार्ट नहीं था। अभी देखो उसका डायरेक्टली पॉइंट नंबर 5 में आ जाओ। When an entity prepares separate financial statements, which are accounts for investment in subsidiaries, joint ventures, and associates, either at cost or in accordance with Ind AS 109. यानी जब भी तुम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, कंसोलिडेशन किसको एप्लीकेबल है, तो 3 केस को एप्लीकेबल है। होल्डिंग सब्सिडियरी 110 वाला, एसोसिएट 28 वाला, जॉइंट वेंचर 28 वाला, और 111 वाला जॉइंट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सभी में दोनों को सेपरेट बनाना पड़ेगा। सेपरेट बनाने के टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट रहेगा, आइदर उसको कॉस्ट पे शो करना है, या तो तुम लोग को इंडेक्स 109 अप्लाई करना है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन इसे सेपरेट के लिए एप्लीकेबल है। समझ में आया? ठीक है। पॉइंट नंबर 6 भी रीड करो। An entity is recognized as a dividend from a subsidiary, a joint venture, or an associate in profit or loss in which separate financial statements when they try to receive dividends established. हमने एक सम सॉल्व किया था जहाँ पे ये डिविडेंड पेएबल सब्सिडरी के लाइबिलिटी में था, और डिविडेंड रिसीवेबल होल्डिंग ने अपने असेट में रखा था। तो वही पॉइंट ये बता रहा है कि अपन डिविडेंड रिसीवेबल कभी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जब ये राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो गया ना, यानी कि सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर ने रिजोल्यूशन पास किया जनरल मीटिंग, ठीक है, और डिविडेंड को अप्रूव कर दिया, तो जैसे डिविडेंड अप्रूव हुआ ना, राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश होगा। पॉइंट आया समझ में? जब तक वो एजीएम हुआ नहीं है, डिविडेंड का अभी तक अप्रूवल नहीं आया, तब तक अपन डिविडेंड रिसीवेबल करके एंट्री पास नहीं कर सकते, राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश नहीं हुआ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का एनुअल रिपोर्ट हमने रीड किया, वो एनुअल रिपोर्ट में लिखा कि डायरेक्टर्स ने 20% डिविडेंड प्रपोज किया, अभी तक एजीएम हुआ नहीं है, ठीक है, तो वो केस पे अपन डिविडेंड रिसीवेबल का अभी से एंट्री पास नहीं कर पाएंगे। अपने को पता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से शेयर होल्डर उसको अप्रूव करते ही है, लेकिन फिर भी राइट टू रिसीव कभी एस्टैब्लिश होगा जब भी एजीएम में वो रिजोल्यूशन पास हो जाए। ठीक है, अगर कोई भी रीजन से एजीएम हुआ ही नहीं, कोई भी रीजन से, जैसे सडनली 2020 में कोविड आया, तो वो ईयर में कोई भी कंपनी का एजीएम नहीं हुआ, ठीक है, तो सभी को एजीएम को वो लोग ने अलाउ किया कि तुम लोग बाद में वो एजीएम को हेल्ड कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, फिजिकल मोड अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये केस में इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि राइट टू रिसीव जब तक एस्टैब्लिश नहीं होगा, डिविडेंड रिसीवेबल का एंट्री पास नहीं करने का। यानी कि ऐसे नहीं बोल रहे कि डिविडेंड रिसीव होने के बाद ही उसको रिकॉर्ड करो, रिसीवेबल रहेगा तो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश होने के बाद ही, यानी कि एजीएम में रिजोल्यूशन पास करने के बाद। समझ में आया? पॉइंट नंबर 8 रीड करना। In case of exemption from consolidation or use of equity method, the entities are disclosed. First, that the financial statements are separate financial statements. Second, that the exemption is used. And third, a list of details of investment in subsidiaries, joint venture or associates. And अब ये ना थोड़ा सा नया पार्ट है मेरा, इसमें वो चालू है, लिख नहीं पाऊंगा। ओके, तो इस पे कैसा है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल एलआईसी है, अब एलआईसी इंश्योरेंस सेक्टर में जायंट कंपनी, अब एलआईसी का जो आईपीओ आया था वो वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ था, बहुत बड़ा आईपीओ लोग लेके आए। ठीक है, तो एलआईसी ने सपोज कोई कंपनी का फॉर एग्जांपल 30% शेयर खरीद लिया, ठीक है, अब एलआईसी का बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये लोग का बिजनेस चलता कैसे है, ये लोग पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी 100 लोगों से प्रीमियम कलेक्ट किया, तो 100 के 100 लोगों का तो डेथ बिफोर मैच्योरिटी होने वाला है नहीं, ठीक है,
तो अपने को 15 साल, 20 साल, 25 साल वो लोग प्रीमियम पे करते रहेंगे। और जब भी 15-20 साल के बाद या तो पॉलिसी मैच्योर होगा या तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में अगर बीच में डेथ हो गया तो अमाउंट पेएबल होगा। तब तक ये पैसा अपना है, अपन यूज कर सकते हैं। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है कि ये पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है। अब इस पे इंश्योरेंस एक्ट ने दिया हुआ है कि वो लोग कितना पैसा इक्विटी में डाल सकते हैं, कितना सिक्योर्ड फंड्स पे डाल सकते हैं, कितना फिक्स इनकम में डाल सकते हैं। वो प्रपोर्शन एलआईसी का तो खुद का एक्ट ही है, तो एलआईसी एक्ट के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर एलआईसी एक्ट पास हुआ था, उसके अंदर एक कंपनी फॉर्म हुआ था, तो उसका सेपरेट एक्ट है। तो बाकी कंपनीज को आईआरडीए का जो फॉर्मेलिटीज है वो सब वो लोग को एप्लीकेबल होता है। अब पॉइंट ये है कि अगर सपोज एलआईसी ने कोई कंपनी का 30% शेयर खरीदा, तो एलआईसी को एसोसिएट या जॉइंट वेंचर बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका तो फुल टाइम बिजनेस ही ये है कि पॉलिसी होल्डर से पैसा लो, वो पैसे को इन्वेस्ट करो, वो इन्वेस्टमेंट से पैसा अर्न करो। वो जो अर्निंग है ना, उसका पार्ट अर्निंग वो लोग पॉलिसी होल्डर को पास ऑन करें, और बाकी का वो लोग का खुद का प्रॉफिट। समझ में आया? तो अगर एलआईसी ने अगर कोई कंपनी का 30% शेयर खरीदा, तो एलआईसी बिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी का डेफिनेशन इंडेक्स पे दिया हुआ है। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी का डेफिनेशन में फिट बैठता है, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी ये सब इन्वेस्टमेंट कंपनी में काउंट होता है। तो वो केस में वो लोग को कंसोलिडेशन से एग्जामिशन दिया गया है, क्योंकि इसको एसोसिएट बनाने में, जॉइंट वेंचर बनाने में या सब्सिडरी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये लोग को सिर्फ भाव बढ़ने के लिए वेट करना है। जैसे शेयर का भाव बढ़ेगा, ये लोग शेयर बेच के फ्री हो जाए, ये लोग दूसरी कंपनी में पैसा डाल दे, क्योंकि ये लोग का फंड बहुत बड़ा है, ये लोग इन्वेस्टमेंट भी बड़ा बड़ा करते हैं। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट में ये लोग का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो यू बन जाता है। तो ये लोग को हर कंपनी के साथ अगर कंसोलिडेशन बनाने को बोला तो ये लोग पागल हो जाएगा। तो इसके लिए ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज को एग्जाम्पशन दिया गया है फ्रॉम कंसोलिडेशन। ठीक है, तो वो जॉइंट वेंचर रहेगा, एसोसिएट रहेगा, और इवन सब्सिडरी रहेगा, तीनों के केस पे वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम्पशन क्लेम किया तो पहले उनको प्रूव करना पड़ेगा कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कंपनी के डेफिनेशन में फिट हो रहे हैं। ये पॉइंट नंबर 1। ये करने के बाद वो लोग को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा 112 में। 112 में डिस्क्लोजर क्या देंगे? वो लोग को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके हेडिंग लिखना पड़ेगा। इसके लिए पॉइंट नंबर 1 में देखो दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये डिस्क्लोज करो, ताकि इन्वेस्टर को पता चले ये इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी कि ये मैरिड है लेकिन साथ में रहता नहीं। समझ में आया? दूसरा पॉइंट कि उसने एग्जाम्पशन यूज किया है। ठीक है, यानी कि वो सेपरेट बना रहा है लेकिन कंसोलिडेटेड नहीं बना रहा है, कंसोलिडेटेड के लिए उसे एग्जाम्पशन क्लेम किया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट कि उसके पास कितने सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट है जिसके लिए वो एग्जाम्पशन क्लेम कर रहा है, वो हर कंपनी का पूरा लिस्ट वो लोग को इन्वेस्टर्स को बताना पड़े। आ समझ में? तो बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज है, म्यूचुअल फंड कंपनीज है, ये सभी एग्जाम्पशन क्लेम करेंगे। और ये एग्जाम्पशन क्लेम करने के टाइम पे पहला पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही लिखना कंपलसरी है, इंडिविजुअल नहीं लिखने का, सेपरेट लिखने का। ठीक है। दूसरा, वो लोग को नोट में लिखना पड़ेगा कि वी आर नॉट प्रिपेयरिंग कंसिडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग इन्वेस्टमेंट कंपनी, वी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कंसोलिडेशन। ठीक है, तो ये लोग को बताना पड़ेगा। और तीसरा, जितने भी सब्सिडरीज है, जॉइंट वेंचर्स है, एसोसिएट्स है, वो लोग का लिस्ट दो जिसके लिए वो लोग ने एग्जाम्पशन क्लेम किया। समझा? लेकिन अगर सपोज एलआईसी ने एक सब्सिडरी कंपनी बनाया, और वो सब्सिडरी कंपनी एलआईसी वो लाइफ इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, तो सपोज वो लोग ने एक नया सब्सिडरी कंपनी बनाया जो मेडिक्लेम का काम करेगा। लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम अलग अलग है। लाइफ इंश्योरेंस वो लाइफ इंश्योरेंस पे काउंट होता है, मेडिक्लेम जनरल इंश्योरेंस पे काउंट होता है। ठीक है, वो सिर्फ ट्रीटमेंट का पैसा रहता है। डेथ हुआ तो उसका अलग से कोई पैसा रहता नहीं है। हॉस्पिटल का जितना बिल उतना इंडेमनीफाई करेगा, बिल से ऊपर 1 रुपया नहीं रहेगा। ऊपर से बिल में जितना नॉन क्लेमेबल अमाउंट रहेगा वो माइनस करके बाकी का पैसा पे करे। समझ में आया? जैसे अगर हैंड ग्लोव्स वगैरह यूज किया, वो कॉटन वगैरह यूज किया, तो वो सब का पैसा मेडिक्लेम में अपन क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, जो मेडिसिन वगैरह का है, ट्रीटमेंट वगैरह का, डॉक्टर वगैरह का है, वो सब अपन क्लेम कर सकते। ठीक है, तो सपोज एलआईसी ने एक नया सब्सिडरी बनाया
जो मेडिक्लेम बिजनेस में एंटर होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट वो टाइम पास वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है कि भाव बढ़ेगा और बेच देगा, वो उसी के ही बिजनेस से रिलेटेड अपने बिजनेस का एक्सपांशन वाला पार्ट है। तो इस पे वो एग्जम्पशन क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि जो सब्सिडरी कंपनी का शेयर खरीद रहा है वो जस्ट भाव बढ़ने के लिए वेट करने के लिए वो नहीं खरीद रहा है, वो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए सब्सिडरी को बना रहा है, तो उसमें एग्जम्पशन नहीं मिले। पॉइंट समझा? तो उसको उसको 110 एप्लीकेबल होगा ही अगर वो सब्सिडरी है तो, और अगर जॉइंट वेंचर एसोसिएट है तो 28 एप्लीकेबल हो, तो वो बनाना ही पड़ेगा। पता चला? ठीक है। ये जो पॉइंट नंबर 8 था ना एग्जामिशन वाला, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि अगर एग्जामिशन क्लेम किया तो क्या फॉर्मेलिटीज है ये बताओ। समझा? तो 27 एप्लीकेबल है, 28 में एग्जामिशन क्लेम करेंगे, 112 का डिस्क्लोजर देंगे कि कौन से कंपनी का एग्जामिशन लिया है। क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट इंडेक्स 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स। इसमें जो डेफिनेशन है ना उसका पॉइंट नंबर 7, ठीक है, डेफिनेशंस का पॉइंट नंबर 7 इक्विटी मेथड वाला लिखा है ना, वो रीड करो। Method is a method of accounting whereby the investment is used to recognize that cost and adjusted thereafter for the post-acquisition change in the investor's share of the investee's net assets. The investor's profit or loss includes its share of investee's profit or loss, and the investor's other comprehensive income includes its share of investee's other comprehensive income. ये जो दोनों को मैंने अभी बताया वो इन्वेस्टमेंट में जो पोस्ट प्रॉफिट है वो ऐड करो, पीएनएल में अपना पीएनएल प्लस जितना शेयर ऑफ पोस्ट प्रॉफिट है, और सेम वे कॉम्प्रिहेंसिव में भी सेम। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं इक्विटी मेथड। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इनिशियली किस पे शो करना है, कॉस्ट पे शो करना है, तो 109 अप्लाई करके फेयर वैल्यू पे शो नहीं कर सकते। ठीक है, वो सिर्फ सेपरेट के लिए एप्लीकेबल है। समझ में आया? इक्विटी मेथड में कंपलसरी कॉस्ट पे शो करना है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट एग्जाम में बहुत बार आया है कि एक्सप्लेन इक्विटी मेथड, ठीक है, और हाउ द इक्विटी मेथड इज अप्लाइड, ठीक है, हाउ द कंसोलिडेशन इज एप्लीकेबल फॉर एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। तो ऐसा करके क्वेश्चन आता है, तो उसको तुमको इक्विटी मेथड पूरा एक्सप्लेन करके आना है। समझ में आया? पॉइंट नंबर 5 उसका रीड करो, नेक्स्ट पेज पे जो है। On the date investment in junior and associate of a joint venture. जैसे एसोसिएट या जॉइंट वेंचर का रिलेशन खत्म हो गया है, ये कंसोलिडेशन भी खत्म हो जाएगा। तो अगर सपोज 25% शेयर खरीदा तो ये 28 एप्लीकेबल हो गए। बाद में 1 साल के बाद सपोज अपन उसमें से 10% बेच रहे, तो अभी अपन 15 पे आ गए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस चला गया, तो ये कंसोलिडेशन वो साल से बंद हो जाए। ठीक है, लास्ट पॉइंट वही लिखा है कि कंसोलिडेटेड के साथ 27 का सेपरेट बनाना कंपलसरी। अभी 110 नेक्स्ट इंडेक्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स रेडी करो। टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडेक्स 110, एबीसीडी जो पॉइंट दिया है वो। To meet the objective invest 110, we require an entity that's the parent that controls one or more entities that is subsidiary is present consolidated financial statement. He defines the principle of control and establishes control as the basis for consolidation. Third, set out how to apply the principle of control to identify whether an investor controls and investing, and therefore must consolidate the investment. एक मिनट, पॉइंट नंबर बी में देखो, हम लोग को कंट्रोल को डिफाइन करना पड़ेगा और कंट्रोल कैसे क्रिएट हुआ। ठीक है, ये अपने को ये 112 का जो डिस्क्लोजर है उसको अपने को देना पड़ेगा। अब कंट्रोल एक्वायर होता है मोस्ट कॉमन वे मोर देन 50, यानी कि 51 से लेके 100% तक शेयर एक्वायर करके।
लेकिन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, इंडेक्स 110 में कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए जहाँ पे लेस देन 50% पे भी कंट्रोल क्रिएट होता है। ठीक है, तो वो अगर वो वे से कंट्रोल क्रिएट कर रहा है तो उसको भी बताना पड़ेगा कि वो 28 के जगह पे 110 क्यों अप्लाई कर रहा है। यानी कि अगर सपोज 40% ही शेयर एक्वायर किया तो एक्चुअली इंडेक्स 28 एप्लीकेबल है, एसोसिएट है, सब्सिडरी नहीं है। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि नहीं, 40% पे भी मेरा कंट्रोल एक्वायर हुआ है, ठीक है, और हम लोग इसीलिए 110 अप्लाई करें, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो कंट्रोल कैसे क्रिएट हुआ एट 40% शेयर। वो उसको डिफाइन करके पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बाद में वो 110 एप्लीकेबल उसको हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी। Set out the accounting requirements for the preparation of consolidated financial statements. Defines an investment entity and set out exceptions to consolidation part for the period subsidiary. Subsidiaries of an investment entity. ये जो अभी हमने वो डिस्कस किया कि इन्वेस्टमेंट कंपनी से रहेगा तो वो कंसोलिडेशन से एग्जम्प्ट है। ठीक है, तो LIC वगैरह का जो पॉइंट है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स में दिया हुआ है इंडेक्स 110 के, कि ये सबको डिफाइन करने के लिए ये इंडेक्स 110 बनाया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, डिस्क्लोजर, ये तीन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कोई भी इंडेक्स का। ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड डिस्क्लोजर वो लोग कॉमनली पूछते हैं, लेकिन इस पे फेंका तो डायरेक्ट 0 मार्क। पता है तो लिखने का, वरना क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ने का। ऐसा क्वेश्चन उठाओ जहाँ पे वो टाइम यूज करके उसको अच्छे से लिखने को ट्राई कर। फेंकने के लिए ट्राई मत करना, फेंका तो डायरेक्टली 0 मार्क ही देते, मार्क्स देते ही नहीं। ठीक है, प्रॉपर वर्डिंग में लिखना पड़ेगा। उसके नीचे का देखो 10 करके दिया है। इन्वेस्टर कंट्रोल द इन्वेस्टी इफ एंड ओनली इफ द इन्वेस्टर इज द फॉलोइंग। तो कंट्रोल कभी गिना जाएगा वो दोनों को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, वो पॉइंट नंबर 8 से रीड करना। पावर ओवर इन्वेस्ट यानी कि जब ये रिजोल्यूशन वगैरह पास होगा तो अपना मेजोरिटी है, यानी कि अपन पावर एक्सरसाइज करेंगे टू पास द रिजोल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट। Second, exposure or right or variable returns from its involvement with investing. वेरिएबल रिटर्न्स यानी कि सब्सिडरी का प्रॉफिट कितना होगा ये थोड़ी अपने को पहले से पता है। प्रॉफिट 1 करोड़ भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, इनकेस अगर पोस्ट एक्विजिशन लॉस हुआ तो अपने को लॉस भी सफर करना पड़ेगा, वो भी अपने को कंसोलिडेशन में अपने P&L से माइनस करना पड़ेगा। क्या बोला, समझ में आया? अपन एनालिसिस और P&L करते हैं, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, फॉर द ईयर आता है। ठीक है, फॉर द ईयर को 6 मंथ्स पर डिवाइड करते सपोज, और फॉर द ईयर वाला ही लॉस में आया तो 6 मंथ्स भी लॉस पे जाएगा। तो जो पोस्ट वाला प्रॉफिट है वो पोस्ट प्रॉफिट में अपने को लॉस शेयर करना पड़ेगा। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट मिलेगा, वो प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कम हुआ तो कम मिलेगा। यानी कि रिटर्न्स जो मिलेगा, पोस्ट प्रॉफिट जो मिलेगा अपने को सब्सिडरी से, वो वेरिएबल रहेगा, दैट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न, ये वर्ड याद करना, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न। समझा? एक्सपोजर वर्ड लॉस के लिए यूज होता है और राइट वर्ड प्रॉफिट के लिए यूज होता है। लॉस हुआ तो एक्सपोजर, ठीक है, और प्रॉफिट हुआ तो राइट टू रिसीव। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अपन बिंदास होके जाएंगे, मेरा हिस्सा दो। और लॉस हुआ तो मुंह छोटा करके जाना पड़ेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही लेने को। ठीक है, तो एक्सपोजर या राइट टू वेरिएबल रिटर्न। ठीक है, ये वर्ड एग्जाम में श्योर लिख के आने का, कंट्रोल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। The ability to use power over the investing to affect the amount of investors return. अब अगर सपोज रिजोल्यूशन वगैरह पास करवाना है, ठीक है, तो सब्सिडरी का रिजोल्यूशंस में पूरा कंट्रोल अपना है, अपन मेजोरिटी। तो अगर सपोज अपने को सब्सिडरी से कोई नए बिजनेस लाइन में एंटर करवाना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करवाना है, ठीक है, कोई फैक्ट्री बंद करवाना है, कोई नया फैक्ट्री ओपन करवाना है, ठीक है, फॉरेन मार्केट में एंटर होना है, कोई भी ऐसा रिजोल्यूशन पास करना रहेगा तो अपन ही कंट्रोल में है ना। यानी कि उसका प्रॉफिट बढ़ाना या उसके प्रॉफिट को कम करना, यह भी अपने कंट्रोल में आ चुका है।
तो इसीलिए उन्होंने थर्ड वर्ड क्या यूज किया है, थर्ड लाइन क्या यूज किया है, एबिलिटी टू यूज द पावर ओवर इन्वेस्टी टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स रिटर्न। उसके प्रॉफिट को कम ज्यादा करवाने का पावर वो अपने पास है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि टाइम पास का सिर्फ एजीएम होगा तभी रिजोल्यूशन में अपन मेजोरिटी में, लेकिन उसका डे टू डे बिजनेस लाइफ जो है, उस पर जो भी बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होगा, जो भी डिसीजन वगैरह होगा, फाइनेंशियल ऑपरेशनल डिसीजन, उस पे भी अपन पार्टिसिपेट करेंगे और उसका रिटर्न्स को अपन अफेक्ट करेंगे, उसका प्रॉफिट को बढ़ा भी सके अगर अपना डिसीजन राइट हुआ तो, और अपने वजह से वो कंपनी लॉस पे भी जा सके। अगर अपना डिसीजन गलत हो गए तो वो जो अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे उसकी जगह पे वो लॉस पे भी जा सकते। तो वो अभी मैनेजमेंट पावर अपने पास है। अभी अपन कैसे मैनेज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़े। ठीक है। चलो आगे का जो पेज है, नेक्स्ट पेज, वो भी रीड करना है। हम्म। And it also falls over an investment, and the investor has existing rights that limit the current ability to derive the return activity, that is the activity of significant effort to invest to return. Power arises from the right. Sometimes power can be accessed straightforward from the voting rights to shareholding. In other cases, the assessment will be more complex and power results from one or more contractual agreements. ये जैसे मैंने बताया कि वोटिंग पावर ये मोस्ट कॉमन वे है कोई भी कंपनी के ऊपर पावर एक्सरसाइज करने का। लेकिन अगर सपोज वो बाय एग्रीमेंट, ठीक है, अगर वो पावर क्रिएट हो रहा है तो उसको समझना प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत डिफिकल्ट है। तो अपने को थियोरेटिकली बोल देते तो अपन उसके हिसाब से डिसाइड कर दे कि पावर है, कंसोलिडेशन कर लो। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी कोई एग्रीमेंट्स वगैरह होगा कि कोई कंपनी का मैनेजमेंट पावर हम लोग को दे दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल सत्यम को सत्यम का जब स्कैम आया था, ठीक है, तो टेक महिंद्रा ने सत्यम का मैनेजमेंट को टेक ओवर किया। टेक महिंद्रा भी आईटी कंपनी है और सत्यम वो भी आईटी कंपनी। तो वो टाइम पे गवर्नमेंट इंटरफियर किया था और गवर्नमेंट ने सत्यम को बंद करने के जगह पे सत्यम को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने ट्राई किया। और वो टाइम पे टेक महिंद्रा, वो भी इवन दो प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन टेक महिंद्रा को सत्यम का पूरा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हैंड ओवर किया गया। ठीक है। तो ये केस में टेक महिंद्रा का सत्यम के ऊपर पावर है, जबकि शेयर होल्डिंग नहीं। एग्जाम्पल समझ में आया? पावर कैसे आता है? मोर देन 51% शेयर एक्वायर करके पावर आता है। अब टेक महिंद्रा तो सत्यम का शेयर खरीदा ही नहीं है, वो तो लॉस मेकिंग है, वो क्यों खरीदेगा? ठीक है। जब भी प्रॉफिट में था तभी बोला खरीदने को, तो बोल सकते हैं कि हम लोग खरीदेंगे। जब भी पता है कि कंपनी डूब रही है तो उसका शेयर कौन खरीदेगा? तो टेक महिंद्रा ने सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपना पावर एक्सरसाइज किया था सत्यम को रिवाइव करने के। ठीक है, सिर्फ पावर एग्जिस्ट करता है लेकिन शेयर होल्डिंग नहीं। तो ऐसे अजीब अजीब जो किस्से हैं ना, वो सबको भी तुमको को देखना पड़ता है। सिर्फ शेयर होल्डिंग से पावर क्रिएट नहीं होगा, ये इंडेस का मानना है। समझा? तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को तुमको डिटेल में चेक करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे डिसाइड करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। If other entities, including government, board, administrator, liquidator, or regulator, have existing rights to direct the relevant activities, the investor does not have power over the investee, even if it lose more than half of the voting rights in the investment. अभी ये फ्यूचर ग्रुप का जो भी पूरा किस्सा हुआ कि जो बयानी जो ऑनर है उसका, ठीक है, बिग बाजार वगैरह पूरा उस पे कवर होता है। तो रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप का पूरा डील फाइनलाइज होगा। ठीक है, तो रिलायंस ने डिक्लेयर कर दिया, शेयर मार्केट में न्यूज आ गया है कि फ्यूचर ग्रुप 24,000 करोड़ में कुछ रिलायंस टेक ओवर कर रहा है। न्यूज आने के बाद वन ऑफ द इन्वेस्टर फ्यूचर ग्रुप का अमेजोन था, जिसके पास 8% शेयर्स था फ्यूचर ग्रुप का। तो अमेजोन ने जब भी फ्यूचर ग्रुप का 8% शेयर खरीदा था ना, तभी उस पर एक एग्रीमेंट किया था फ्यूचर ग्रुप के साथ कि फ्यूचर ग्रुप फ्यूचर में जब भी अपने कंपनी को बेचेगा,
ठीक है, या जो भी कोई डिस्प्यूट होगा बिटवीन अमेजोन और फ्यूचर ग्रुप, तो वो आर्बिट्रेटर के पास जाएगा, और वो आर्बिट्रेटर सिंगापुर का आर्बिट्रेटर रहेगा, ऐसा डिसाइड हुआ। तो फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस को कंपनी बेचने का डिसाइड कर लिया, रिजोल्यूशन पास होने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अमेजोन बीच पे आ गया, वो बोलता कि तूने हमको पूछा क्या। तो ये बोलते कि पूछने की क्या बात है, तेरे पास 8% शेयर है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं, तो रिजोल्यूशन पास करेगा तभी तो रिजोल्यूशन में ना बोल देना, फिर भी अगर रिजोल्यूशन पास होगा तो कंपनी बिक जाएगा। तो अमेजोन ने केस डाल दिया, आर्बिट्रेटर के पास केस गए, क्योंकि दोनों के जो डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट जब भी होगा तभी आर्बिट्रेटर के पास जाना था। तो ये आर्बिट्रेटर के पास गया कि इसने हम लोग को पूछे बिना अपने कंपनी बेचने का डिसाइड कर दिया। तो ये डिस्प्यूट है बिटवीन फ्यूचर एंड अमेजोन। आर्बिट्रेटर सिंगापुर का था, उसे अमेजोन के फेवर में केस डाल दिया, और फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस का डील कैंसिल हुआ। और फ्यूचर ग्रुप फाइनेंशियली पूरा खत्म हो चुका था, बहुत सारे बिग बाजार के स्टोर उसके बंद हो गए थे, और कंपनी पूरा फाइनेंशियली ऑलमोस्ट बैंकरप्ट है। अगर रिलायंस टेक ओवर नहीं करता तो वो आईबीसी में चला जाता। तो ये सब प्रोसीडिंग चल रहा था, और अमेजोन जीत गया केस। तो फ्यूचर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में इंडिया में केस डाला कि वो आर्बिट्रेटर जो है उसके रूलिंग के अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। ये सब चल रहा था, तभी फ्यूचर ग्रुप के क्रेडिटर्स ने आईबीसी में केस डाल दिया। अब आईबीसी का ओवर रूलिंग पावर है ओवर अदर लॉ, तो ऑटोमेटिकली वो सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग चल रहा था वो बंद करके अभी आईबीसी में केस चला रहा है। अब आईबीसी में केस गया तो इंसॉल्वेंसी पूरा प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ। तो उस पे अपन ये ऑफर मंगवाते अलग अलग कंपनी से कि ये कंपनी को टेक ओवर कर। तो उस पर रिलायंस ने ऑफर डाला कि अभी हम लोग फ्यूचर को टेक ओवर करना चाहते हैं। अभी भी चल रहा है वो सब, लेकिन पॉइंट ये है, क्या बोला था मैं, कि इसमें जब भी आईबीसी में फ्यूचर ग्रुप का केस गया ना, तो आईबीसी के अंडर उसका वो वर्ड क्या है, लिक्विडेटर अपॉइंट, रिसीवर अपॉइंट का क्या, आई थिंक रिसीवर वर्ड है ना, क्या वर्ड है उसमें। Insolvency professional. हाँ, आईपी, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है, आईपीआर। तो वो अपॉइंट किया। अब उसके पास फ्यूचर ग्रुप का पूरा पावर है कि किसको कंपनी बेचना किसको नहीं बेचना, ठीक है। तो जो किशोर बयानी जो ऑनर था फ्यूचर ग्रुप का, ठीक है, वो अभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार केस आईबीसी में गया तो ऑनर के पास मोर देन 51% शेयर रह के भी वो अपना पावर एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि केस अभी आईबीसी के अंडर है, ठीक है। तो आईपीआर वो डिसाइड करेगा। तो इसमें वही पॉइंट लिखा हुआ है कि इवन दो इन्वेस्टर होल्ड मोर देन 51% शेयर बट इट डज नॉट एक्सरसाइज पावर ओवर इन्वेस्ट। क्यों पावर नहीं है, क्योंकि वो पावर अभी आईपीआर के पास। पता चला। वो तो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, फ्यूचर ग्रुप का चल रहा है। टाइम लिमिट रहता है ना कुछ। 270 डेज का टाइम लिमिट है उस पे आईबीसी के अंदर, लेकिन वो उसमें ना टाइम लिमिट उन्हें डाला, लेकिन उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं किया। तो बोलते हैं कि हम लोग 270 डेज में पूरा केस खत्म करना चाहिए, बट अंडर अनफोर्सिन सिचुएशन अगर ज्यादा हुआ तो दे इवन दैट इज अलाउ, एक्सटेंशन है। तो वो 335 डेज तक जा सकता है, ऐसा कुछ है। 330 बराबर। लेकिन वो 330 भी स्ट्रिक्ट नहीं है, यानी कि तब तक अगर नहीं आया तो आईबीसी से केस बाहर नहीं निकल जाता, वो फिर भी आईबीसी में रहता है, ऐसा। चलो, अभी यहाँ पे डिफरेंट केसेस दिया हुआ है कि जहाँ पे लेस देन 51% शेयर में भी कंट्रोल एक्वायर होगा। चलो अभी कोई और रीड करो, बेचारे अकेले रीड करिए। Case one for हाँ, केस 1। students who require 45% of voting rights of an investment. Revenue voting rights are held by thousands of shareholders. None individually holding more than 1% of the voting rights. None of the shareholders has an arrangement concerned any of the other made collectively distributed as investor power over the investment.
तो यहाँ पे अकेला एक ही बंदा है जिसके पास 45% शेयर्स है। बाकी सब जो भी है वो लेस देन 1% वाला। ठीक है, यानी कि बाकी का 55%, उस पे अगर सभी का 1-1 भी पकड़ा तो 55 लोग है। ठीक है, और ये अकेला 45 है। तो वो 55 में से 5 या 6 लोग को भी वो अपने साइड में लेके आया तो रिजोल्यूशन पास हो जाए। ठीक है, तो इस पे पावर एक्सरसाइज हो रहा है क्या, वो लोग पूछते हैं। रेडी करो आंसर। The case, the principle of accurate cycle is holding and relative size, the arrangement of the other chair building. It appears that the investor has sufficiently complete voting rights to conclude that the investor has power over the risk. पावर है, 45% है, लेस देन 51 है, लेकिन फिर भी पावर है। ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है उसके हिसाब से बाकी के शेयर होल्डर्स बहुत माइनॉरिटी है, ये अकेला मेजर है, तो पावर एक्सरसाइज हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस 2। केस समझ में आया? अपने पास 40 है और बाकी के जो है वो 5% वाले कितने जन है, 12, तो 12 × 5 60। ठीक है, तो 12 प्लस एक अपन, 13 इन्वेस्टर्स है टोटल। बाकी सबके पास 5-5 और अब अपन अकेले के पास 40। ठीक है, चलो आंसर रेडी करो। तो यहाँ पे कैसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में अभी दो ही पार्टीज है। ठीक है, एक बीजेपी अलायंस और एक उद्धव ठाकरे शिवसेना अलायंस। ठीक है, अब ये दोनों में से पावर किसके पास है? तो वो अगर सपोज महाराष्ट्र का मेजर पॉपुलेशन अगर बीजेपी के फेवर में है या फिर उद्धव के फेवर में है, तो अपन बोल पाएंगे कि एक पर्टिकुलर पार्टी के पास पावर है। लेकिन अगर इन्वेस्टर में ही आपस में बहुत झगड़े, इन्वेस्टर्स यानी क्या पे जो वोटर्स है उस पर आपस में बहुत झगड़े, ठीक है, वो लोग एक पार्टी को बोलते ना कि कोई एक पार्टी के फेवर में जा ही नहीं पा रहे, कोई एरिया में एक अलायंस आगे है, दूसरे एरिया में दूसरा अलायंस आगे, तो कैसे पावर अपन नहीं बोल पाओ। ठीक है, तो दोनों इक्वल लेवल पे कौन जीतेगा वो टोटली इलेक्शन डिसाइड करेगा। तो अगर यहाँ पे भी सेम है, अगर वो जो 12 लोग हैं वो 12 लोग एक साथ एक मिल के काम करते हैं ऑलवेज, तो अपना 40% रह के भी अपन माइनॉरिटी में ही काउंट हो। क्योंकि वो लोग 12 लोगों में बोलते हैं ना कि अच्छा क्या बोलते हैं उसको, यानी कि अच्छे से मिलके वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो केस में अपना पावर एक्सरसाइज नहीं होगा। लेकिन अगर ये 12 लोगों में आपस में बहुत झगड़े, ठीक है, वो लोग कभी मिलके कभी कोई डिसाइड कर ही नहीं पाते, तो अपन बोल सकते हैं कि ये 40% वाला अकेला, क्योंकि वो बड़ा शेयर होल्डर है, वो पावर एक्सरसाइज कर सकता है। दो लोग को भी और ले लिया, ठीक है, तो 50 पे वो पहुंच जाए। क्योंकि झगड़े हैं तो दो लोग को लाना इजी है। लेकिन अगर वो लोग में वो बोलते हैं बॉन्डिंग बहुत अच्छा है 12 लोगों में, तो फिर ये नहीं हो पाएगा, तो फिर वो केस वो माइनॉरिटी में जाएगा। तो इसीलिए वो लोग बोले कि एडिशनल एविडेंसेस अपने को चेक करना पड़ेगा, तब भी डिसाइड कर पाएंगे कि पावर है कि नहीं। सिर्फ ये सेंटेंस पे से बताना मुश्किल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस 3। Which the rate was 30% of the voting rights of an user, and where other users will participate in the voting. Inside the they will be like but to earn money to both of the has a power over the investing. अब ये टोटल 13 लोग हैं, 12 5-5% वाले और एक अपन 40% वाले। अब ये 5-5% वालों ने क्या किया, एक रिजोल्यूशन पास करके ए को पावर दे दिया कि मैनेजरियल पर्सन को तू अपॉइंट कर, उसका रेम्यूनरेशन तू डिसाइड कर, उसको कभी रखना है कभी निकालना है तू डिसाइड कर। यानी कि ए के पास मैनेजमेंट पावर आया। ठीक है, अगर ए का पावर वापस
टेक बैक करना है, वापस ले लेना है, तेरे को 2/3 रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। 2/3 बोला तो 66%। ठीक है, 66 में से 40% तो इसके पास है, यानी कि बाकी के 12 के पास 60% ही है, तो लोग 66 तक आ ही नहीं पाएंगे ना वो पावर को वापस लेने के लिए। समझा क्या हुआ? बाकी का 5-5%, 12 लो, यानी कि 60% होता है। और 66% अगर बोलेंगे कि ए से पावर वापस ले लो तो पावर वापस जाएगा। अब बाकी के 12 लोगों ने हाँ बोला, लेकिन ए मना कर रहा है, वो अपना पावर क्यों देगा? वो मना कर रहा है, तो फिर वो केस में वो लोग ए से पावर वापस नहीं ले पाए, यानी कि ए के पास जो पावर मिला वो लाइफ लॉन्ग के लिए मिला। तो पावर ओवर इन्वेस्ट अपन बोल पाए। समझा क्या गेम खेला है ना ए ने? सामने वाले को बोला भी कि तुम लोग मुझे निकाल भी सकते हो, लेकिन निकालने का राइट नहीं दिया। चलो रीड करो। Are not continuing in the power. However, investor A power. तो फ्रॉम शेयर होल्डिंग पावर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये मैनेजमेंट अपॉइंट करने का जो राइट है उसके बेसिस पे वो क्लेम कर सकता है कि ए हैज पावर ओवर इन्वेस्ट। समझा? ये केस एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, ये वाला केस जो थर्ड वाला रीड किया वो। चल फोर्थ। Investor A holds 45% of the voting rights of the investment. Two other investors hold 76% of the voting rights to invest. The remaining voting rights are held by three other shareholders. Each holding 1.4%. There are no ए के पास 45 है, बाकी के दो है, उसके पास 26% है। ईच होल्ड 26, यानी कि उनके पास 52 हो गए। 45 इसके पास, और जो बाकी के बच गए वो 1% वाले बाकी के शेयर होल्डर्स। तो अगर बाकी के दो जन वो बॉन्डिंग में आ गए तो ए बाहर हो जाएगा, यानी कि ए मेजोरिटी में कभी नहीं आ पाएगा। तो ए को मेजोरिटी में आने के लिए दो में से कोई भी एक को लाना पड़ेगा अपने साथ। ठीक है, और 52 प्लस 45 किया कितना होगा? 97, यानी कि बाकी के 1% वाले 3 है, तो तीनों को अगर वो अपने साथ लेके आया तो भी 45 प्लस 3 48 पे जाएगा, अभी भी मेजोरिटी में नहीं आएगा। तो ये दो में से एक को उसको अपने साथ लाना पड़ेगा, तो ही वो मेजोरिटी में आ पाएगा, बाकी नहीं आ पाएगा। और अगर दो में से एक को लाया ना तो फिर दूसरा वाला वो ऑब्वियसली भाव खा के ही आएगा। ठीक है, चलो क्या दे रहे आंसर देखो, रीड कर। the size of investor is voting interest. And its size relative to other shareholdings are sufficient to influence that. Investor A does not have power. Only two other investors who need to cooperate to be able to prevent investor A from directing the relevant activities of the investment. समझ में आया? पावर नहीं है, बाकी दो इसके साथ मिलने ही चाहिए। चलो आगे देखो, तूने एक पॉइंट दिया है, इफ पेरेंट लूजेस कंट्रोल ओवर सब्सिडियरी, तो वो केस पे क्या करना है? जितना भी कंसिडर्ड बुक्स है, यानी कि जो कंसिडर्ड बुक्स है वो अपने को क्लोज करना है। वो क्लोज कैसे करेंगे? तो असेट को डी रिकॉग्नाइज करेगा। डी रिकॉग्नाइज यानी क्या? असेट डेबिट है तो उसको निकालने के लिए क्रेडिट करेगा, लाइबिलिटीज को डेबिट करेगा, एनसीआई को डेबिट करेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो बैलेंसेज है सब्सिडीज का वो अपने बुक से निकल जाएगा और एक ही बुक कंटिन्यू करेगा जो रहेगा इंडिविजुअल बुक्स। और अगर सपोज ऐसे हुआ कि पावर चला गया लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है, तो वो केस पे वो एसोसिएट बन जाएगा।
तो 110 वाला कंसिडर्ड बंद करके एसोसिएट वाला कंसिडर्ड बनाना पड़ेगा 28 के अंदर। इक्विटी मेथड अप्लाई होगा। समझा? असेट लायबिलिटी एनसीआई का तो डीरेकग्नाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि 28 के अंदर असेट अपन सिर्फ अपना ही लिखते हैं, लायबिलिटी अपना ही लिखते हैं, एनसीआई लिखते नहीं। तो असेट लायबिलिटी और एनसीआई को डीरेकग्नाइज करना कंपलसरी। ठीक है, बाकी तुम लोग पीएनएल जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी पोस्ट प्रॉफिट ऐड करना है। 110 में भी पोस्ट प्रॉफिट ही ऐड करते हैं, या फिर वो ऐड हो रहा है। इन्वेस्टमेंट वापस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने कट करके गुडविल या कैपिटल रिजर्व रिकॉर्ड किया था। तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व को रिवर्स करो, इन्वेस्टमेंट को वापस लेके आओ, और उसको जो प्रॉफिट का शेयर है, पोस्ट प्रॉफिट का शेयर, वो ऐड करो। समझा? तो ये प्रोसेस अपने को फॉलो करना पड़ेगा कि इसमें दोनों को दो पार्ट में आंसर लिखने का, कि अगर पावर चला गया लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो 28 पे लेके जाओ, और अगर पावर भी गया, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी गया, यानी कि अपने पास 60% शेयर था, पूरा 60% बेच दिया, ठीक है, या फिर इतना बेचा कि 20 से नीचे चले गए, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं रहा, तो पूरा कंसिडर बुक से बंद कर दो। 28 भी एप्लीकेबल नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट्स बने। समझ में आया? ये जो केसेस हमने कवर किया ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी पार्ट के लिए रीड करके ही जाना। पावर ओवर इन्वेस्टी, दूसरा जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है उसका एग्जाम्शन, ये दो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। पीडीएफ का पेज नंबर 332 पे आओ। जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव स्कोप डिस्क्लोजर, ये तुमको हर इंडेक्स का रीड करना ही है। 332 अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ जॉइंट ऑपरेशन 6.8 मिला? उस पे जो पॉइंट नंबर 6 है ना, टाइप्स ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट, या फिर पहले पॉइंट नंबर 5 रीड करो, 4 रीड करो, पॉइंट नंबर 4, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट। Characteristics of joint arrangement. The joint arrangement has the following characteristics. So, the parties are bound by a contractual arrangement. Okay. The contractual arrangement is to move of those parties joint control of the arrangement. ठीक है, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कंपलसरी है। विदाउट कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट ओरल वगैरह नहीं चलेगा, रिटर्न एमओयू वगैरह रहना चाहिए, या फिर अगर कंपनी फॉर्म हो तो उस पर शेयर होल्डिंग वगैरह रहना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट क्रिएट होता है। और दूसरा कि दो या दो से ज्यादा पार्टीज को जॉइंट कंट्रोल मिलता है। ठीक है, अगर इस पे जैसे पहले के केसेस में आया कि अगर मेरे पास 40% शेयर्स है और बाकी सबके पास बहुत ही कम 1% है, तो इसको जॉइंट वेंचर बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दो लोग एटलीस्ट रहने चाहिए तभी शादी होगा। क्राउड में घूम रहे बाकी लोग सिर्फ दोस्त है, ठीक है, तो जॉइंट अरेंजमेंट नहीं है। आया समझ में? दो लोग एटलीस्ट रहने चाहिए, दो से ज्यादा रह के चलेगा लेकिन दो से कम नहीं चलेगा। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ जॉइंट कंट्रोल। So, joint control is a contractual agreement, sale of control of an arrangement, which exists on this when decision about credit activity requires the dominant consent of the parties, credit control. At least two of all parties must have shared control and joint operation of joint. एटलीस्ट दो पार्टीज का यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में बड़ा पार्टिसिपेशन रहना चाहिए। ठीक है,
type of joint arrangement. And actually shall determine the type of joint arrangement in which it is involved. Joint arrangement is the either joint operation or joint function. The classification of joint arrangement as a joint operation or a joint venture depends upon the rights and obligations of the parties to the arrangement. Joint operation is a joint arrangement whereby the parties have joint control of the arrangement as rights to the assets and obligation for the liability relating to arrangement. Those parties are called joint operation. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था कि व्हाट डू मीन बाय जॉइंट ऑपरेटर्स एंड जॉइंट वेंचरर्स। ठीक है, तो जॉइंट ऑपरेटर ये जॉइंट ऑपरेशन में एप्लीकेबल है। ठीक है, और वहां पे क्या लिखा है कि जॉइंट कंट्रोल तो रहेगा ही, दोनों टाइप के जॉइंट वेंचर के लिए जॉइंट कंट्रोल रहता ही है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ राइट टू असेट एंड ऑब्लिगेशन फॉर लायबिलिटीज भी रहना चाहिए। तो तुम लोग का सीए फर्म इमेजिन करो, जो भी पार्टनर्स है, ठीक है, वो लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, यानी कि जॉइंट कंट्रोल है। और उसके साथ साथ क्योंकि वो लोग पार्टनर्स है, ठीक है, तो ऑफिस का लैपटॉप वो लोग अपने घर पे भी लेके जा सकते हैं, यानी कि उनको राइट टू असेट एंड ऑब्लिगेशन फॉर लायबिलिटीज भी है। यानी कि फर्म के ऊपर कोई लायबिलिटी आया तो पार्टनर ऐसा नहीं बोलेगा कि फर्म का असेट बेच के ही पे करो, मैं अपना खुद का पैसा नहीं डालूंगा। अगर फर्म का असेट बेचने के बाद भी अगर लायबिलिटी पे नहीं हो पाया, ये लोग को अपने घर से भी पैसा लाना पड़ेगा, ऑब्वियसली पीएसआर में लेके आए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आया? तो इस पे असेट एंड लायबिलिटी उसमें हिस्सा मिलेगा। ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है बिटवीन जॉइंट ऑपरेशन एंड जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में असेट एंड लायबिलिटी में हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है, सिर्फ अपना जॉइंट कंट्रोल रहे। पता चला? यानी कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगा। पता चला? ठीक है, चलो आगे दोनों को बताया दूसरे वाले का। Joint venture is joint arrangement whereby parties have joint control of the arrangement, have right to net assets of the arrangement. Those parties are called joint venture. राइट टू नेट असेट ऑफ द अरेंजमेंट, यानी कि तुम लोग एक एक असेट उठा के लेके जा नहीं सकते। जब भी कंपनी बंद होगी तो उसका एनए असेट बेचो, लायबिलिटीज पे करो, जो कैश बच गया वो अपने को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लेकिन तब तक एक एक असेट पे तुम लोग का कोई अधिकार नहीं है। आगे उसी का एग्जाम्पल दिया है। When two parties structure a joint arrangement in an incorporated entity, each party has 50% ownership of the incorporated entity. The incorporation enables the separation of the entity from its owner and has a conflict the asset and liabilities where it ends. And the assets and liabilities of the incorporated entity. In such a case, the assessment of the rights and obligations conferred upon the party by legal form of two separate vehicles, indicates that the party has rights to the net asset of the arrangement. This joint arrangement is classified as joint venture. सेपरेट व्हीकल बोला तो सेपरेट कंपनी के फॉर्म में, सेपरेट लीगल एंटिटी के फॉर्म में उसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ अपने को नेट असेट में राइट है, लेकिन अपन इंडिविजुअल असेट्स में कोई क्लेम नहीं है। ये जॉइंट वेंचर है, ये जॉइंट ऑपरेशन नहीं। समझा? यानी कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर एक ही। अगर जो जॉइंट वेंचर बना वो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में बना तो उसको जॉइंट वेंचर बोलोगे, लेकिन अगर वो पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में बना, ठीक है, तो वो जॉइंट ऑपरेशन में काउंट होगा। जॉइंट ऑपरेशन में जो को वेंचरर्स है उसको बोलेंगे जॉइंट ऑपरेटर्स, और जॉइंट वेंचर में जो को वेंचरर्स है उसको बोलेंगे जॉइंट वेंचरर्स। नाम अलग है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में अगर अपन पार्टनर्स है तो क्या बोलेंगे? जॉइंट ऑपरेटर्स। लेकिन अगर कोई कंपनी में शेयर होल्डर्स है, यानी कि अगर सपोज ये लोग किसी एक फर्म ने उसको ये पार्टनरशिप सॉरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर लिया और हर पार्टनर डायरेक्टर बन गया, शेयर होल्डर बन गया, ठीक है, तो उसको जॉइंट वेंचरर्स बोलेंगे, जॉइंट ऑपरेटर्स नहीं बोलेंगे। समझा? हाँ, वो भी लिमिटेड लायबिलिटी में ही काउंट होता है, तो फिर वो भी जॉइंट वेंचर में ही जाएगा। अभी पॉइंट नंबर 8 रीड नहीं करना, मैं डायरेक्टली दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइंट नंबर 8 में बोला है कि अगर जॉइंट वेंचर है
तो तुम लोग को क्या करना है? तो उस पर देखो सेकंड लाइन में लिखा है इक्विटी मेथड इन अकॉर्डेंस विथ इंड एस 28 अप्लाई कर। ठीक है। और उसके पॉइंट नंबर बी में लिखा है कि 27 में अपने को इन्वेस्टमेंट को शो करना है इधर इस पर 109। ठीक है, या तो कॉस्ट पे शो करना है। ठीक है, यानी कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे बताओ या तो फेयर वैल्यू पे बताओ इस पर इंडेक्स 109। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 28 के हिसाब से बनेगा यूजिंग इक्विटी मैथ। ठीक है। उसके बाद मैंने देखो पॉइंट नंबर 9 दिया है कि जो जॉइंट ऑपरेशन है उसमें क्या करेगा। तो जॉइंट ऑपरेशन में पॉइंट नंबर ए वाला जो दिया है, ठीक है, उस पर 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए और बी पॉइंट में जो कंसोलिडेटेड है वो पैराग्राफ 23। ये पैराग्राफ 23 जो है ना, ये तुम लोग का ये वाला प्रोपोर्शनेट जो तुम्हें पता है ना 40% असेट्स ऐड करना है, वो 111 वाला पैराग्राफ 23 करके बोला जाता है। ठीक है। एक लास्ट पार्ट है डिस्क्लोजर, जस्ट 5 मिनट्स में मैं खत्म करता हूँ, तो ये पूरा फाइनली वाइंड अप ही करते हैं। स्कोप, ऑब्जेक्टिव, वो सब कॉमन है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर पीडीएफ का पेज नंबर 335। उस पर देखो डिस्क्लोजर्स दिया है। डिस्क्लोजर में क्या क्या डिस्क्लोजर देना है। पहला, अबाउट द सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड एजम्पशन। अगर तुम लोग बोल रहे हो कि हमारा कंट्रोल है तो कंट्रोल कौन से बेसिस पे है वो बताओ। अगर तुम लोग बोल रहे हो कि तुम्हारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल नहीं, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे है वो बताओ। अगर तुम लोग बोल रहे हो कि जॉइंट ऑपरेटर्स हो तो जॉइंट ऑपरेटर कैसे हो वो बताओ। अगर तुम लोग बोल रहे हो कि जॉइंट वेंचरर्स हो तो जॉइंट वेंचरर कैसे हो वो बताओ। तो वो एजम्पशंस क्या फॉलो किया, तो उन्होंने कौन से बेसिस पे डिसाइड किया, वो बेस तुम लोग को यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड एजम्पशन। जो तुमने जजमेंट या एजम्पशन फॉलो किया है, जैसे कंट्रोल के लिए वो 40% वाला वगैरह केस हमने अप्लाई किया, तो कौन से बेसिस पे एज्यूम किया कि तुम लोग कंट्रोल एक्वायर कर रहे हो या कंट्रोल नहीं है, वो तुम लोग को बताना। तो अगर किशोर बयानी अगर वो बोलेगा कि मेरा फ्यूचर ग्रुप में कंट्रोल नहीं है, तो उसको बताना पड़ेगा कौन से बेस पे तू बोल रहा है कंट्रोल नहीं है, तेरे पास तो मोर देन 50% शेयर है। तो बोलेगा देखो आईबीसी में केस गया, आईपीआर के पास कंट्रोल है, मेरे पास कंट्रोल नहीं। तो जो भी एग्जामिशन वगैरह उसे फॉलो किया वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 5, इन्वेस्टमेंट एंटिटी का स्टेटस। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो उसको वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी कौन से बेस पे है वो बताना है। तो वो बोलेगा कि मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ जैसे एलआईसी। ठीक है, वो बोलेगा कि मैं म्यूचुअल फंड कंपनी हूँ, तो मैं लोगों से पैसा लेता हूँ और लोगों का पैसा ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक मैं अलग अलग कवरेज में डालता हूँ। तो मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, लोगों के बिहाफ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और जो भी पैसा आ रहा है मैं वो लोग को ही पास ऑन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना शेयर रख रहा हूँ। तो मैं इन्वेस्टमेंट एंटिटी में काउंट कर सकता हूँ। तो जो भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट एंटिटी का डेफिनेशन है उस पर मैं फिट कैसे बैठ रहा हूँ वो लोग को बताना है। और इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो तुम लोग एग्जाम्पशन क्लेम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये भी तुम लोग को बताना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि अगर उसे मेडिक्लेम का अलग सब्सिडरी कंपनी बनाया तो एग्जाम्पशन क्लेम नहीं होगा, तो वो भी उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वहां पे इन्वेस्टमेंट कंपनी रहने के बाद भी वो एग्जाम्पशन क्यों क्लेम नहीं कर पा। ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, अबाउट चेंज ऑफ स्टेटस। अगर वो नॉन इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो रहा है या इन्वेस्टमेंट से नॉन इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से नॉन इन्वेस्टमेंट या नॉन इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अगर वो नॉन इन्वेस्टमेंट में से इन्वेस्टमेंट में आ रहा है तो कंसिडर्ड बुक्स बंद करके वो एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता है। और वाइस वर्सा है, वो पहले इन्वेस्टमेंट था और अभी नॉन इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो म्यूचुअल फंड कंपनी था, एएमसी था, असेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, और सपोज आरबीआई ने उसका लाइसेंस कैंसिल किया, सेबी ने उसका म्यूचुअल फंड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो वो केस में वो एएमसी से निकल के नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट हो जाए, तो वो नॉन सॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी से नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी में आ रहा है।
तो उसको कंसोलिडेशन एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, तो वो जो भी एप्लीकेबल हो रहा है वो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसका स्टेटस क्यों चेंज हुआ, और चेंज होने की वजह से या तो कंसोलिडेटेड को बंद कर रहा है या तो कंसोलिडेटेड को ओपन कर रहा है, वो डिस्क्लोज करना कंपलसरी। चलो नेक्स्ट, अबाउट इंटरेस्ट इन सब्सिडरीज। ये ग्रुप कंपनी का कॉम्पोजिशन उसको क्लेम बताना है। एनसीआई में कौन, एनसीआई कैसे कंपोज हुआ है वो उसको बताना है, यानी कि उसके पास कितना परसेंट शेयर है और एनसीआई के पास कितना परसेंट शेयर है वो बताना है। और तुम लोग को जो मैंने बताया था पॉइंट नंबर बी देखो, अबाउट डिफरेंस इन डेट्स। अगर होल्डिंग कंपनी का फाइनल अकाउंट मार्च में बनता है और सब्सिडरी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिसंबर में बनता है, या तो उल्टा है, एक का दिसंबर एक का मार्च है, तो कंसोलिडेशन कैसे करोगे? तो तुम लोग को 3 महीने के अकाउंट्स का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में ये सब भी होता है। ठीक है, तो 3 महीने के अकाउंट्स का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो एडजस्टमेंट करके तुम लोग को कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट या तो दिसंबर का या तो मार्च का बनाना पड़ेगा। तो तुम लोग कौन सा फॉलो कर रहे हो, पेरेंट का फॉलो कर रहे हो कि सब्सिडरी का फॉलो कर रहे हो फॉर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स? ये तुम लोग को डिस्क्लोज करना है। डिफरेंस इन डेट, किसका डेट कौन सा है और वो एडजस्ट कैसे किया जा रहा है। जनरली पेरेंट के डेट के हिसाब से कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनेंगे, सब्सिडरी के डेट के हिसाब से। समझा? अबाउट एनसीआई, तो एनसीआई का ये प्रपोर्शन कितना है, उसका कितना शेयर आया पोस्ट में, ये सब अपने को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और उसी लिए एक सम अपन सॉल्व किया था जहाँ पे डिविडेंड पेबल टू एनसीआई अलग से शो करना पड़ा, याद आया? वो डिस्क्लोजर 112 ने बोला, एनसीआई का शेयर इन डिविडेंड। सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शंस अगर रहेगा तो वो तुम लोग को डिस्क्लोज करना है कि इवन दो अपन पेरेंट है, लेकिन अगर सपोज बाय वर्च्यू ऑफ एनी एग्रीमेंट अगर सपोज एनसीआई का भी कुछ इसको बोलते हैं ना कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है, यानी कि एनसीआई में अलग अलग वो बोलते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग ऐसा नहीं है, वो भी एक कंपनी है। तो अपना 40, सॉरी अपना 60 है और एनसीआई दूसरा एक सिंगल कंपनी है जिसके पास 40 है, और दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि जो भी वोटिंग पावर होगा वो म्यूचुअली डिसाइड करके करे। तो अगर दोनों के वोटिंग पावर वगैरह के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, तो वो दोनों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 में आ जाओ, अबाउट इंटरेस्ट इन अनकंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर्ड एंटिटी। ठीक है, ये थोड़ा समझने को ट्राई करो। इसमें सपोज एक जॉइंट वेंचर कंपनी बना, ए के पास 40, बी के पास 50 और सी के पास 10। ठीक है, तो ए और बी को कंसोलिडेशन एप्लीकेबल होगा क्या? ए के पास 40 है, बी के पास 50 है, ए और बी का एप्लीकेबल होगा? या तो वो जॉइंट वेंचर रहेगा या तो जॉइंट ऑपरेशन रहेगा। जॉइंट वेंचर रहेगा तो 28 एप्लीकेबल होगा, जॉइंट ऑपरेशन रहेगा तो 111 एप्लीकेबल होगा। सी के केस पे क्या होगा? तो सी के केस में वो भी एक को वेंचरर है, उसने भी पार्टिसिपेट किया था जॉइंट वेंचर फॉर्म करने के लिए, लेकिन उसके पास सिर्फ 10% ही है। तो वो केस में अगर उसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है तो वो एग्जम्प्ट फ्रॉम कंसिडरेशन है। अभी जो अपना केस 3 और 4 वाला अपन कवर किया ना वो सब में, ठीक है, कि अपने पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, तो वो केस में हम लोग उसको बोलेंगे अनकंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर्ड एंटिटी। उसको सिर्फ इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, वो को वेंचरर है लेकिन फिर भी वो एग्जाम्प्ट है। क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं। तो डिस्क्लोज करो एटलीस्ट नाम कि मैं ये एक जॉइंट वेंचर में को वेंचरर हूं, लेकिन वो जॉइंट वेंचर में मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, इसके लिए मैं कंसिडरेशन से एग्जाम्प्ट हूं। तो वो डिस्क्लोजर यहाँ पे देना पड़ता है, इसको बोलते हैं अनकंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर्ड एंटिटी। समझ में आया? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड का मीनिंग ही बच्चों को पता नहीं रहता है तो वो लिख ही नहीं पाते। तो अगर मीनिंग पता है तो तुम लोग अपने ऑनवर्ड्स में भी इसको लिखोगे एक टाइम पे तो चलेगा। एग्जाम्पल देने का प्रॉपर ABC, सी में 10% और सी के नाम लेके तुम लोग को आगे एक्सप्लेन करने का,
कि वो अनकंसिडर्ड स्ट्रक्चर एंटिटी में काउंट होगा। सी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा इस पर इंडेक्स 112 कि वो अनकंसिडर्ड स्ट्रक्चर एंटिटी है, कंसिडरेशन से एग्जाम्प्ट है क्योंकि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं। समझ में आया? चलो, हो गया।